बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डेवलपमेंट का टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसमें सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सिस्टम होता क्या है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम जब बनाया जाता है तो सिस्टम को बनाने के लिए उससे जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में इकट्ठा किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एजुकेशनल सिस्टम की बात करूं, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, रिलेटेड कंपोनेंट से क्या मुराद है, मिलते जुलते अज्जा, वो जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे, मिलजुल कर काम करेंगे तो एक एजुकेशनल सिस्टम बनेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी बताया एजुकेशनल सिस्टम, इसमें हमारे पास टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के लोग होंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होंगे। ये रिलेटेड लोग हैं, ये रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा जितना भी डॉक्यूमेंट्स वाला काम होगा, इनका मुतलका बोर्ड होगा, और जितना भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, और इनके पास जो अपनी एक वेबसाइट होगी, एजुकेशनल वेबसाइट, ये सब मिलजुल कर काम कर रहे होंगे। इसे हम कहेंगे एक एजुकेशनल सिस्टम। ये सब कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ पर डॉक्टर आके काम नहीं करेगा, यहाँ पर कोई पायलट आके काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर अपनी मेडिकल की फील्ड में काम करेगा क्योंकि वो वहाँ का कंपोनेंट है, वो वहाँ का पार्ट है, वो वहाँ का हिस्सा है। टीचर्स यहाँ का हिस्सा हैं एजुकेशनल सिस्टम के। तो एक सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमें रिलेटेड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। रिलेटेड कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, फिर एक सिस्टम बनता है। ये थी रियल लाइफ की एग्जाम्पल। आप किसी भी फील्ड की बात करें, वहाँ पर रिलेटेड कंपोनेंट्स ही काम कर रहे होंगे और आपस में उनका लिंक होगा, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होंगे। इसे कहते हैं एक सिस्टम। उम्मीद है कि सिस्टम की समझ आ गई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड अ सिस्टम। सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, मिलते जुलते अज्जा हैं, उनका एक मजमुआ है, वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो उसे हम सिस्टम कहेंगे। वो एक सिस्टम बनाएगा और एक सिस्टम फिर चलेगा। इसकी डेफिनेशन बुक में मेंशन है, आपने याद रखनी है, उसको पढ़ना भी है। अब हमारे पास कंप्यूटर में सिस्टम से मुराद क्या है। जब भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, उसमें रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज हार्डवेयर। हमारे पास हार्डवेयर का होना ज़रूरी है। लाइक माउस है, कीबोर्ड है, सिस्टम है, सिस्टम यूनिट जिसे कहते हैं, और उसके अंदर लगे हुए जितने कंपोनेंट्स हैं, डिस्प्ले स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, जो कि मिलकर काम कर रहे हैं, ये बेसिकली हार्डवेयर का पार्ट है। तो हार्डवेयर जो है वो सिस्टम का हिस्सा है इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे इंस्टॉल्ड तो हार्डवेयर को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो द सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर हार्डवेयर्स। हार्डवेयर्स को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। नंबर 3, पीपल या यूज़र्स। वो अफराद जो इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले हैं। यूज़र से मुराद इस्तेमाल करने वाला, जो यूज़ करता है। वो लोग, वो अफराद, वो पीपल जो कि सिस्टम को यूज़ करेंगे, उनका भी होना ज़रूरी है। अगर लोग ही नहीं हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो उसे यूज़ कौन करेगा, तो ये भी कंपोनेंट होना ज़रूरी है। यानी किसी शख्स का, एक या एक से ज़्यादा लोगों का, पीपल का होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है, अफराद का होना ज़रूरी है, ताकि वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें, ताकि सिस्टम रन हो सके। ये तीसरा कंपोनेंट था। उसके बाद हमारे पास डाटा या इन्फॉर्मेशन। सिस्टम के अंदर जो हमने डाटा या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करना है और हमें उसका रिजल्ट देना है। यानी हम जो डाटा सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमेशा कंप्यूटर को यूज़ करना है तो उसमें कोई ना कोई डाटा एंटर करना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर भी है, यूज़ करने वाले बंदे भी हैं, लेकिन अगर डाटा नहीं है जिसके ऊपर हमने काम करना है, तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सिस्टम कैसे रनिंग में आएगा। तो सिस्टम को रनिंग में लाने के लिए हमें ज़रूरत होती है
डाटा या इन्फॉर्मेशन की भी। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा हार्डवेयर, दूसरा हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर, तीसरा हमने पढ़ा पीपल या यूज़र, और चौथा हमने पढ़ा डाटा या इन्फॉर्मेशन। एंड नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन सेटअप, वो वायर्स जिनके थ्रू हम हार्डवेयर के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये कम्युनिकेशन सेटअप में आते हैं। अगर ये नहीं होंगे, केबल्स, वायर्स वगैरह ये नहीं हैं, तो एक सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता और हार्डवेयर के पार्ट्स आपस में कनेक्ट भी नहीं हो सकते। तो ये रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है, यूज़र्स का ताल्लुक है इनके साथ, डाटा इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है इनके साथ, और कम्युनिकेशन सेटअप का ताल्लुक है इनके साथ। ये सब आपस में रिलेटेड ही हैं। आपको पता चल रहा है ऑब्वियसली कि ये सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो फिर एक मुकम्मल सिस्टम बनेगा, और सिस्टम को फिर चलाने के लिए पीपल या यूज़र्स की ज़रूरत होगी। तो याद रखिएगा, जब भी इसकी डेफिनेशन आए तो इसके साथ इसके कंपोनेंट्स भी लिखने हैं, जो 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो हम यहाँ पर चूँकि कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे थे तो स्पेसिफिकली हमने उसी के कंपोनेंट्स डिस्कस किए, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल और यूज़र, डाटा और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेटअप के बारे में हमने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन हो गई सिस्टम की। अब जो हमारा टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट, उसकी तरफ आते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर या सिस्टम की डेफिनेशन समझना ज़रूरी थी। याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को बनाती है, किसी सिस्टम को तैयार करती है, बेसिकली यहाँ सिस्टम से मुराद सॉफ्टवेयर लिया गया है। जब भी कोई कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर हाउस किसी सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक प्रोसेस से गुज़रता है। हम भी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कोई भी काम कर रहे हों, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आपने अपने घर से अपने कॉलेज जाना है तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले आप रेडी होंगे, उसके बाद जो भी आपकी कन्वेंस है उसको रेडी करेंगे, और फिर आप ट्रैवल करेंगे कॉलेज के रास्ते तक, फिर कॉलेज गेट से आप एंटर होंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इससे आप गुजरेंगे, फिर आपका वो काम मुकम्मल होगा। सेम इसी तरह से जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को बनाती है तो उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरती है, उसके लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को नाम दिया गया है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बुक में दोनों ही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक अ कंप्लीट सिस्टम। एक सिस्टम बनाने के लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, इसके स्टेप के अंदर भी सब हेडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक लेंथी टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में जितना कवर हो सकेगा इसको हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी तरतीब जो है वो आपने याद रखनी है। इसकी जो सब हेडिंग्स हैं उनकी भी तरतीब को आपने फॉलो करना है, उनके भी सीक्वेंस को फॉलो करना है। उसकी मेन वजह ये है कि ये एक प्रोसेस है। जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट फेज़ है, यानी फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है। फर्स्ट स्टेप इज़ अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जब भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सबसे पहला अमल है उसका, वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यानी सॉफ्टवेयर को अभी बनाया नहीं है, अभी बनाना शुरू भी नहीं किया, अभी सिस्टम को बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि उससे पहले उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करनी ज़रूरी हैं। पहले उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली क्या है। याद रखिएगा, कोई भी टास्क हम परफॉर्म करने लगें इस ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी, तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट इज़ द टास्क एक्चुअली इज़, कि ये टास्क एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करते करते फिर हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा अमल यही होता है कि हम उसको समझते हैं पहले कि ये है क्या, उसको समझना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके क्लास टीचर आपको होमवर्क देते हैं तो पहले आप उसको समझेंगे कि हमने होमवर्क किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमने इसको राइट करना है, और कितने टाइम लिमिट में हमने करना है। इसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, और कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए, और कहाँ से हमने इसका मटेरियल यूज़ करना है, हेल्पिंग मटेरियल। ये सारी चीज़ों का पहले पता होना चाहिए, टाइम लिमिट का पता होना चाहिए। अगर आपके इसमें पैसे लग रहे हैं, अगर आपको कहते हैं असाइनमेंट शीट्स के ऊपर आपने बना कर लाना है, तो उसके लिए आप उसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन करेंगे कि कितने मेरे पैसे लग रहे हैं। फिर आप उसके लिए प्लान करेंगे कि मैंने किस टाइम पर दिन के कौन से हिस्से में ये काम करना है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं ना, उसके बाद हम फिर अपने उस टास्क को
प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का अमल होता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसे चेक करते हैं कि सिस्टम एक्चुअली है क्या, उसको समझते हैं और उसके अंदर हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। ये पहला फेज़ है अभी, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं, जो इसके अंदर काम किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसके अंदर काम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का, पहला काम हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, जो सबसे पहली टास्क होती है, उसका नाम है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। नाम से आपको पता चल रहा है कि सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करना, सिस्टम की पहचान करना, सिस्टम की शनाख्त करना कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। पहले उसको समझेंगे कि सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आया कंपनी के पास और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा एक कॉलेज है और मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर मेरे तमाम स्टूडेंट्स और तमाम टीचर्स और स्टाफ का रिकॉर्ड सेव हो, रिकॉर्ड मेंटेन हो उसके अंदर, और उनकी फीसिस का भी सारा रिकॉर्ड हो। अब सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर मुझसे बनवाना चाह रहा है। फिर उस टाइप के सॉफ्टवेयर के मुताबिक हम नेक्स्ट एक्शंस परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है, हर सॉफ्टवेयर की नौइयत डिफरेंट होती है, उसको बनाने का वे डिफरेंट होता। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि एक्चुअली सिस्टम क्या है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर वो हमसे बनवाना चाह रहा है। और किस तरह के सॉफ्टवेयर से ये मुराद है कि हमें समझ लग गई अब कि वो जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाह रहा है, ये एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं इसको। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक यानी कि परफॉर्म करेंगे। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन हो गई, सिस्टम की पहचान हो गई। अब हमने अगला काम करना है, क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो इसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने वो कैसे और क्या परफॉर्म करने हैं। उम्मीद है कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद जो दूसरा काम हम करते हैं दैट इज सिस्टम स्कोप। हम सिस्टम का स्कोप चेक करते हैं। स्कोप से मुराद है कि हमारे पास लिमिट्स कितनी है, ये सिस्टम का स्कोप क्या है, सिस्टम किस हद तक हमें फ़ायदा देगा फाइनेंशियली, सिस्टम जो है ये कितने टाइम में बन जाएगा। इस तरह का सिस्टम अमूमन कितने टाइम में बन जाता है। हम टाइम कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स से मुराद टाइम लिमिट्स चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियली हमें ये किस हद तक फ़ायदा दे रहा है, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं सिस्टम की वजह से बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो अफेक्ट तो नहीं हो रहे। इसी तरह से डिफरेंट हम इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, सिस्टम का स्कोप देखते हैं, किस हद तक हर लिहाज से देखेंगे किस हद तक हमें फ़ायदा देगा भी या नहीं देगा। जब सिस्टम स्कोप चेक कर लिया जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि सिस्टम हम बना सकते हैं, तो फिर अगला काम करेंगे। अगर ये हमारे स्कोप से बाहर है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या हमें फाइनेंशियली कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, या इसकी वजह से कोई और चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कोई दूसरे हमारी कमिटमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर स्कोप इसका अच्छा है, इसमें हर लिहाज से हमें समझ आ रही है, हमें हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है, इस सिस्टम को हम बना सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, एंड दैट इज़ अल्टरनेट सोल्यूशन। अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादिल और सोल्यूशन का मतलब होता है हल। तो अल्टरनेट सोल्यूशन से मुराद है मुतबादिल हल, यानी हम सिस्टम को बनाने के डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखेंगे, उनको चॉक आउट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके मुताबिक हम इस सिस्टम को बना सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमने किसी काम को करना होता है तो ज़रूरी है, अगर वो कॉम्प्लेक्स टास्क है, अगर वो लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज टास्क है, लार्ज ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस देख लें कि उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम किस किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ताकि हम उनमें से जो बेस्ट वन है उसको चूज़ कर सकें। ठीक है, हमने बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करना है, तो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, तो उसमें से हम बेस्ट सॉल्यूशन को पिकअप करेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही एक होगा, हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम उसके मुतबादिल हल ही नहीं निकालेंगे, तो हम उसी सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे जो हमारे पास एक है, सिंगल, और एट द एंड जाके हो सकता है कि हमें फील हो कि शायद इसको हम किसी दूसरे वे में कर लेते तो हमारा टाइम और पैसा बच जाता।
इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकालें, और जब अल्टरनेट सॉल्यूशंस हम उसके फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको पिक करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन किस लिहाज से, यानी हमारी कोशिश होगी कि हम वो सॉल्यूशन देखें जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे, जिसमें हमारे पैसे भी कम लगें, और जिसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो और हमारा कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल होती हों। हमारा जो यूज़र है जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उसकी मुकम्मल तौर पे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हों। याद रखिएगा, जो अल्टरनेट सॉल्यूशन हमने चूज़ किया, जो बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ किया, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे हो कि एक सॉल्यूशन ऐसा निकल आया जिसके अंदर टाइम, पैसा भी कम लग रहा है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है वो भी अच्छा बन रहा है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें टाइम कम लग रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें पैसा कम लग रहा है। तो फिर इसके मुताबिक जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम फिर देखते हैं कि हम टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं। बहरहाल जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको चूज़ करने के बाद अगला काम होता है फिजिबिलिटी स्टडी। हम एक मुकम्मल तौर पे इसकी सिस्टम की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द चूज़न सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमने चूज़ किया उसके मुताबिक हम इसकी मुकम्मल स्टडी करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के मुताबिक हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, हमारा पैसा कितना लग रहा है, हमारा कस्टमर हमें कितने पैसे दे रहा है और हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, उसने हमें टाइम बिल लिमिट कितनी दी हुई है और हम कितने टाइम में इसको बना पाएंगे, हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, और डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स इसके अंदर देखते हैं, डिफरेंट लिमिट्स हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारी हदूद क्या है, सॉफ्टवेयर में हमने किस हद तक काम करना है, किस हद तक हमने इसके अंदर ऑप्शंस रखने हैं। जितनी कस्टमर को चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमने सिर्फ उसको देखना है, इसके अंदर हमने इतना इतना काम करना है, हमारे पास सारे कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, हर लिहाज से हम इसको देख लेते हैं। ये करने के बाद लास्ट पे अब हमने जो कुछ किया उसको वाइंड अप करते हैं और एक फाइल बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी प्लान या फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब बात यह है कि हमने पीछे जितने भी काम किए, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेट सॉल्यूशन, फिजिबिलिटी स्टडी, उस सब का जो लबे लुबाब है उसको एक फाइल में, एक रिपोर्ट में लिखने के बाद, उसको तैयार करने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर हायर अथॉरिटीज़ को पेश कर देते हैं ताकि वो उसको टेस्ट कर सकें, उसको चेक कर सकें, उसको गो थ्रू कर सकें। अगर उनको हर चीज़ समझ में आती है तो फिर वो उसको प्रोसीड करेंगे, या अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो हमें बता देंगे। तो इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी प्लान या फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो जो पहला स्टेप था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो आज हमने पढ़ा आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने सिस्टम डेवलपमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें सबसे पहले हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने देखा SDLC क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका हमने पहला स्टेप पढ़ा और उसकी जो सब हेडिंग्स थी वो हमने डिस्कस की। पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और इसके अंदर हमने 5 स्टेप्स पढ़े, इसकी सब हेडिंग्स हमने डिस्कस की, और नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं वो इसके ऊपर बेस करने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।